Hello everyone. In today's OC lecture, 12th Commerce, we were on consumer movement. So let us start with the chapter. So the topic is in front of you, responsibilities of consumers. Take a quick revision what we have done in the last lecture. Who is a consumer? That we have discussed already. A person who consumes or uses any commodity or services available from natural source or through the market. ठीक है, तो ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बोलते हैं. इट इज नोन एज कंज्यूमर. नेक्स्ट कम्स राइट्स ऑफ कंज्यूमर. तो क्या क्या राइट्स है कंज्यूमर के वो देखेंगे हम लोग. ठीक है, वन बाय वन. फर्स्ट, राइट टू सेफ्टी, देन राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू रिड्रेसल, राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्प्यूरियस गुड्स, राइट टू थर्ड, राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड practices. Okay, and then right to choose and right to healthy environment and last right to education. तो इसका आप यहाँ पर एक्रोनिम देखोगे, हमने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है. लास्ट टाइम भी आपको बताया था. ये थोड़ा अलग है. क्या लिखा है? सर शू छे. सर शू छे है ना, गुजराती वर्ड जैसा लगता है ना. तो यहाँ पर सर जो है वो किससे रिलेट कर देता है? देखो, जो हम लोग ने रेड में बोल्ड किया हुआ है, कलर दिया है SIR, है ना. राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू रिड्रेसल, ये क्या हो गया? सर. तो ऐसे आप याद रख सकते हैं. शू छे, तो राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्प्यूरियस गुड्स, देन राइट टू हर्ड, और देन राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. तो यहाँ पर शू आ गया टोटल. अब 6 है ना. तो यहाँ पर क्या आएगा? C is for choose, H for healthy environment and E for education. तो आप ये भी यूज कर सकते हैं. इसके थ्रू आप इसको बाय हार्ट कर सकते हैं. Then we have seen needs for consumer movement या consumer protection. उसका जरूरत क्या है? ठीक है. Consumer protection means safeguarding interest of consumers and allowing them to exercise their rights even though it is said that consumer is king. Consumers are still being, कंज्यूमर को किंग कहा जाता है, बट उसके बाद भी कंज्यूमर के साथ में क्या होता है? एक्सप्लॉइटेशन होता है. तो स्टिल बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स, हेंस दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड. इसलिए उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए. ठीक है. तो दिस इज अ काइंड ऑफ रिवीजन वी हैव डन इन द लास्ट लेक्चर. तो उसके पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग. फर्स्ट पॉइंट इज अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर. तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने का जरूरत क्या है? क्योंकि कस्टमर कैसे होते हैं? अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं. अनऑर्गेनाइज्ड इन द सेंस स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता. ठीक है. सेकंड, नेचर ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का नेचर कैसा है?
उसके ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है, कि कंज्यूमर को क्या मिलना चाहिए, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। देन इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर, कई बार चलता है अप्रोच ऐसा रखता है कंज्यूमर, ठीक है, वो चीजों को इग्नोर करता है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत लॉस होता है, या ठीक है जैसा सेलर ने बोला था वैसा प्रोडक्ट नहीं निकला, कोई बात नहीं, तो ऐसे इग्नोरेंस की वजह से उनके साथ में क्या हो जाती है, चीटिंग हो जाती है। देन टू रेस्ट्रिक्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होते हैं उनको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जरूरी है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर एजुकेटेड नहीं है, एजुकेटेड इन द सेंस उसको कंज्यूमर राइट्स का नॉलेज नहीं है, ठीक है, कंज्यूमर का क्या राइट्स होता है, उसका अधिकार क्या है, उसको ये पता नहीं है, तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से कई बार उसके साथ में क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर कई बार क्या नहीं करते, पार्टिसिपेट नहीं करते, कहां पर, जो प्रोडक्शन होता है वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू होता है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, देन लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर, तो जो प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसके अंदर कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन होता नहीं है। कई बार ये जो मैन्युफैक्चरर रहते हैं ये आर्बिट्रेट तरीके से क्या करते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ये कस्टमर से सर्वे नहीं करवाते, है ना, कस्टमर में जाकर के पूछते नहीं कि उनको कौन से गुड्स का रिक्वायरमेंट है, उन्हें क्या चाहिए, और अपने हिसाब से गुड्स को प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल करते हैं। तो यहां से कंज्यूमर का कंसल्टेशन जरूरी है, उनकी क्या नीड है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए और वैसे प्रोडक्ट बनने चाहिए। इंक्रीज इन कंजम्पशन रेट, कंजम्पशन रेट क्या हो रहा है, डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है ना, बट जबकि हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, हमको वेस्टेज को रिड्यूस करना चाहिए, तो रीयूज रिड्यूस ये जो पॉलिसी है हमको इस्तेमाल करनी चाहिए, जबकि ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट की वजह से, ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से कंजम्पशन भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सेलर डोमिनेंट मार्केट, सेलर जो चाहता है वैसे ही प्रोडक्ट बनाता है और कई बार कस्टमर को क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है, तो ये सेलर डोमिनेंट मार्केट है और इसके लिए कंज्यूमर का प्रोटेक्शन होना जरूरी है, ठीक है। टेंडेंसी ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की सोच ही ऐसी बन गई है, एक तो उसको नॉलेज नहीं लेना है प्रोडक्ट के बारे में, दूसरा उसके साथ एक्सप्लॉइटेशन होता है तो वो बोलता नहीं है, इग्नोरेंट रहता है, ठीक है ना, नेचर ऑफ प्रोडक्ट का उसको पता नहीं है, वो अनऑर्गेनाइज्ड है, तो ये सब टेंडेंसी की वजह से कंज्यूमर का प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा इसका भी एक्रोनिम जो है वो आप देख लो क्या लिखा है, यूनिट लिस्ट, है ना, तो UNIT LIST, इसमें L स्क्वायर है तो L 2 टाइम आया, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, तो चलो राइट्स तो मिल गए, बट एवरी राइट्स कम्स विद एन रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको जो अधिकार मिले हैं तो अधिकार के साथ में आपके कुछ कर्तव्य भी होते हैं, तो ऐसे कौन कौन से कर्तव्य हैं, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको क्या करना चाहिए, तो एज ए कंज्यूमर सबसे पहला पॉइंट है वर्किंग टुगेदर, कंज्यूमर को साथ में मिलकर काम करना चाहिए, तो जो पहला पॉइंट वहां पर था कि कंज्यूमर स्कैटर्ड है, उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो अनऑर्गेनाइज्ड है, तो ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना चाहिए जहां पर सब साथ में मिलकर बोल सके, ठीक है, तो साथ में मिलकर काम करना है। दूसरा क्रिटिकल अवेयरनेस, सब तक अवेयरनेस पहुंचाना बहुत जरूरी है, कंज्यूमर राइट्स का एजुकेशन हर एक कस्टमर तक पहुंचना चाहिए। दूसरा एक्शन, तो यहां पर लेट गो अप्रोच नहीं रखना है ना, आपको इग्नोरेंस नहीं रखना है, चलता है अप्रोच नहीं रखना है, आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना है, जहां पर भी आप देखो आपके साथ में एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो आपको अपनी आवाज दबने नहीं देना है, आपको उसके खिलाफ एक्शन लेना जरूरी है। सोशल कंसर्न, तो ये समाज का एक कंसर्न है, क्या चीज यहां पर बोल रहे हैं कि कस्टमर जागरूक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, कस्टमर जागरूक रहेगा तो सेलर क्या होंगे, किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे, है ना, और यहां पर एक फेयर तरीके से ट्रेड हो पाएगा, तो यहां पर सोशल कंसर्न रखना बहुत जरूरी है। एनवायरमेंट कंसर्न, जब भी सेलर या मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर जो भी है वो कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करता है, न्यू फैक्ट्री सेटअप करता है, तो उसको हमेशा अपने एनवायरमेंट को ध्यान रखना चाहिए, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर की भी बनती है कि वो ध्यान दे कि जो प्रोडक्ट वो परचेस कर रहे हैं उसका एनवायरमेंट के ऊपर कोई रॉन्ग इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, ठीक है। सस्टेनेबल कंजम्पशन,
ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्या होता है, हम कुछ प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं ऐसे जिनकी हमको जरूरत नहीं होती या बहुत कम होती है, उसकी जगह पर हम सेकेंड हैंड प्रोडक्ट यूज कर सकते थे, है ना, लेकिन लोग क्या कहेंगे। अभी जैसे प्रेस्टिजियस गुड्स है, अभी किसी को कार परचेस करना है तो हो सकता है कि वो सेकेंड हैंड कार परचेस करे ना, तो भी उसका काम चल जाएगा, लेकिन वो क्या सोचता है, नहीं नहीं लोग क्या कहेंगे, मेरे पास न्यू कार नहीं है, तो क्या करता है, न्यू कार परचेस करता है। जबकि अगर एक सेकेंड हैंड कार परचेस कर ले वो, है कि नहीं, तो इससे क्या फायदा होगा, उसको एक तो कम प्राइस में मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, वो जो न्यू कार परचेस करना चाहता था उसका प्रोडक्शन नहीं होगा, है कि नहीं, तो उतना रिसोर्सेस बचेगा। समझ में आ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे फायदे हैं, लेकिन कभी कभी कैसा हो जाता है, यहां पर हम अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन करते हैं। जिस चीज का रीयूज हो सकता था, जिसको रिसाइकल किया जा सकता था, हम उसको भी क्या कर देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के खिलाफ हो गया। तो कस्टमर को ऐसा करना नहीं चाहिए, उसको हमेशा सोचना चाहिए कि सस्टेनेबल कंजम्पशन कैसा हो सकता है, मैं ऐसे कौन से प्रोडक्ट को यूज करूं जिसका मैं रीयूज कर सकता हूं, बार बार इस्तेमाल कर सकता हूं। ओके, तो इसका देखो एक्रोनिम क्या है, वर्किंग ऑन केसेस। वर्किंग क्या है, डब्ल्यू, डब्ल्यू से वर्किंग टुगेदर, देन ऑन केसेस, तो केसेस, क्रिटिकल अवेयरनेस, एक्शन, सोशल कंसर्न, एनवायरमेंट कंसर्न एंड सस्टेनेबल कंजम्पशन। तो इसको हम लोग थियोरी में देख लेते हैं। थियोरी में ये कैसे जा रहा है, लेट अस रीड। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द एक्ट हैज गिवन सर्टन राइट्स टू कंज्यूमर, एक्ट ने कंज्यूमर को कुछ अधिकार दिए हुए हैं। एट द सेम टाइम कंज्यूमर हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अधिकारों के साथ साथ क्या आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, कर्तव्य भी आते हैं, है ना। तो एक्ट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है कि कस्टमर को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। कंज्यूमर शुड एक्सरसाइज देयर राइट्स, कंज्यूमर को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करना चाहिए। वाइल परचेसिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज, दीज आर एज फॉलोज। तो जब आप प्रोडक्ट परचेस करते हो तो किन बातों का ध्यान आपको रखना है। पहला पॉइंट, कंज्यूमर शुड यूज हिज राइट, सबसे पहला आपके जो अधिकार हैं उसका इस्तेमाल आपको करना है ना। कई बार कस्टमर को अपने अधिकार पता होते हुए भी वो उनका इस्तेमाल करता नहीं है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। कंज्यूमर हैव मेनी राइट्स विथ रिगार्ड्स टू गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड उनके बहुत सारे अधिकार होते हैं। दे मस्ट बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स बाइंग, तो उनके खरीदने के क्या क्या अधिकार हैं उनसे वो लोग अवेयर होने चाहिए। कॉशियस कंज्यूमर, कंज्यूमर कैसा होना चाहिए, कॉशियस होना चाहिए। कॉशियस होने का मतलब क्या हो जाता है इसके अंदर, कि जो भी प्रोडक्ट वो परचेस करे बहुत ध्यान से परचेस करे, अनकॉन्शियसली नहीं, है ना। कई बार कैसा होता है, हम ब्रांड वैल्यू के ऊपर जाते हैं, ब्रांड अच्छा है ना, कंपनी का नाम अच्छा है, ले लो, ठीक है, बट आप उसको पूरा रीड कीजिए, प्रोडक्ट कैसा है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, आपके फैमिली के लिए, आपके हेल्थ के लिए वो अच्छा है कि नहीं है, ठीक है ना, उसके कुछ साइड इफेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, आपके हेल्थ के लिए कितना बेटर है, इसको कंज्यूम किया तो क्या होगा, बराबर है। तो ये सब ध्यान में रख करके आपको क्या करना चाहिए, परचेस करना चाहिए। The consumer should understand their responsibility while buying goods and services. While buying, the consumer should inquire about quality, quantity, price, utility of the goods and services. तो इसके बारे में इंक्वायरी करनी चाहिए, किसके बारे में, क्वालिटी के बारे में, कि जो प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हो उसकी क्वालिटी कैसी है ना। कई बार हम लोग कंपेयर करते हैं, और कस्टमर कैसा होता है, ज्यादातर इंडियन कस्टमर जो है वो चीप क्वालिटी प्रोडक्ट परचेस करते हैं, है ना, ज्यादातर, मोस्ट ऑफ। तो वो लोग क्या होते हैं, प्राइस कॉन्शियस, प्राइस कॉन्शियस मतलब पैसा कम है ना, क्वालिटी जाने दो, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको किस पे ध्यान देना चाहिए, क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा, क्वांटिटी, जो प्राइस वो पे कर रहे हैं क्या उसकी प्रॉपर क्वांटिटी उनको मिल रही है, कस्टमर को कहीं एक्सप्लॉइट तो नहीं किया जा रहा है, ज्यादा क्वांटिटी बोल के कम तो नहीं दिया जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही एक मैंने एडवर्टीजमेंट देखा था जिसके अंदर आपको पता है वो टिफिन रैप करने के लिए देखो सिल्वर पेपर आता है कि नहीं, सिल्वर पेपर से हम लोग क्या करते हैं, टिफिन रैप करते हैं। तो कई बार उसके ऊपर ना क्या होता है, एक मीटर लिखा रहता है कि वो 30 मीटर्स का है, 90 मीटर्स का है, ठीक है। तो उस एक एडवर्टीजमेंट में ऐसा आया था कि
वो 90 मीटर्स का है, बट जब उसको चेक किया गया तो वो 82 मीटर्स का ही था। बात समझ में आ रही है? मतलब लिखा कुछ और है और दिया कुछ और है, ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर इसका फायदा उसके कॉम्पिटिटर ने उठाया। कॉम्पिटिटर ने जब एडवर्टाइजमेंट किया तो वो उसके साथ में बोलता था दिखे 90 मीटर और मिले भी 90 मीटर। समझ रहे हैं बात? तो हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज हम परचेस कर रहे हैं उसका प्रॉपर वेट है या नहीं है। देखो बेस्ट एग्जांपल, घर में हमारी मॉम है, मॉम कुछ भी परचेस करते हैं तो उसको चेक करते हैं। इवन आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जो हम लोग वीट लेकर के जाते हैं, है ना, फ्लोर मिल पे उसको उसका पाउडर लेने के लिए, जो वीट पाउडर होता है, हम लोग आटा बोलते हैं जिसको, वो हम लोग लेने जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, उसको देने के बाद जब वो घर पे रिटर्न आता है तो उसको वापस से वेट करके चेक किया जाता है कि जितना दिया था उतना वापस आया है या नहीं आया है ना। तो ये क्या है, कॉशियस कंज्यूमर, जागरूक है। आप देख रहे हैं कि आप क्या परचेस कर रहे हैं, कितना परचेस कर रहे हैं। तो आपको क्वालिटी पता होनी चाहिए, क्वांटिटी पता होनी चाहिए, प्राइस पता होना चाहिए। आप देखो आप फेयर प्राइस पे कर रहे हो कि नहीं। तो फेयर प्राइस देखने के लिए आपको सिर्फ उसका प्राइस नहीं देखना है, आपको सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का भी प्राइस देखना चाहिए। आपको कॉम्पिटिटर के पास भी जाना चाहिए कि यही पर्टिकुलर प्रोडक्ट मुझको उसका कॉम्पिटिटर कितने में दे रहा है, सो दैट यू कैन डिसाइड व्हाट इज द बेटर प्राइस आई शुड पे। मुझको क्या सही प्राइस पे करना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ उस प्रोडक्ट का प्राइस मत देखो, आपको क्या क्या देखना है। आप पहले चेक करो कि इससे यूटिलिटी कितनी मिलेगी। यूटिलिटी मतलब मेरे लिए कितना यूजफुल है। ठीक है, उसके हिसाब से आप कितना प्राइस पे कर रहे हो। आप जो प्राइस पे कर रहे हो, क्या इस प्राइस में उससे अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है क्या? इस प्रोडक्ट का कोई कॉम्पिटिटर है, कोई सब्स्टिट्यूट है जो बेटर प्राइस में ये प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं? ऐसा आपको सर्च करके लेना चाहिए। देखो आजकल मेडिसिन में जेनेरिक मेडिसिन बहुत चल रहा है। आपने बहुत बार सुना होगा कि जो जेनेरिक मेडिसिन होता है उसका प्राइस बाकी जो कंपनी के जो हाई ब्रांडेड कंपनीज होती है उनके मेडिसिन के प्राइस से क्या होता है, कम होता है कि नहीं? तो ऐसे आप अपने पैसे को क्या कर सकते हो, बचा सकते हो। आप जब जेनेरिक नेम डालते हो, उसका एक एप्लीकेशन भी आता है, जो भी मेडिसिन आपको डॉक्टर ने लिख करके दिया है, आप उसका उस एप्लीकेशन में उसका नाम डाल करके देखो कि इससे रिलेटेड कोई जेनेरिक मेडिसिन आती है क्या। तो उस मेडिसिन का प्राइस करीब करीब क्या होता है, उसका 1/4 होता है। वो आपको समझ लीजिए 30 रुपीज का मिल रहा है, तो उसका जो मार्केट प्राइस होगा दूसरे मेडिसिन का, सेम कंपनी अलग रहेगी, मटेरियल सेम रहेगा, तो वो आपको 120-150 रुपीज में मिलता है। ऐसे भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, तो आपको वो चेक करना चाहिए। ठीक है, यूटिलिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, जो प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हो वो आपके लिए कितना यूजफुल है, उसको परचेस करके आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ, वो सर्विस आपको बेटर लगी कि नहीं लगी, इसके लिए आपको जागरूक रहना चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, फाइलिंग ऑफ कंप्लेन। फाइलिंग ऑफ कंप्लेन, इससे बहुत बार कैसा होता है, हम इस चीज से दूर भागते हैं, इग्नोर करते हैं, है ना, क्योंकि ऐसा लगता है कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेगा। बट यहां पर देखो क्लियरली मेंशन किया है, फाइलिंग ऑफ कंप्लेन। आपको अगर कहीं ऐसा लगता है कि कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, तो उस पर्टिकुलर कंज्यूमर को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए कंप्लेन फाइल करना चाहिए। बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट यू। अगर कोई सेलर आपके साथ चीटिंग कर रहा है तो वो सिर्फ आपके साथ चीटिंग नहीं कर रहा है, आपके जैसे बहुत सारे कस्टमर होंगे जिसके साथ उसने क्या किया होगा, चीट किया होगा। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसके खिलाफ क्या करें, कंप्लेंट फाइल करें। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर टू अप्रोच द ऑफिसर कंसर्न। कंसर्न ऑफिसर को उसको अप्रोच करना चाहिए इफ कंज्यूमर्स हैव सम कंप्लेन अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर ऑफिस, जैसे होता है ना होटल में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग होटल मैनेजर के पास जाते हैं कि देखो ये सर्विसेज बराबर नहीं प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे आपको कंसर्न ऑफिसर से मिलना चाहिए। अ डिले इन कंप्लेन में रिजल्ट इन एक्सपायरी ऑफ गारंटी और वारंटी। अगर आपने डिले कर दिया, कंप्लेन सही टाइम पर नहीं किया, तो आपको जो मिलने वाली गारंटी या वारंटी थी वो क्या होगी, चले जाएगी। और वो आउट ऑफ डेट हो गई तो सेलर के पास एक पॉइंट आ जाएगा कि आप तो वारंटी खत्म होने के बाद है, आप तो गारंटी खत्म होने के बाद है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे आपको पता चला कि प्रोडक्ट में डिफॉल्ट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको तुरंत का तुरंत कंप्लेन करना चाहिए पर्टिकुलर अथॉरिटी से। ठीक है, ऐसा एक बार ऐसे ही हो गया। सीएफएल बल्ब जो होता है, वो हम लोग ने, सीएफएल नहीं, एलईडी बल्ब जो होता है वो लगभग समझ लीजिए 15 मंथ्स बिफोर, 15 महीने पहले परचेस किया था
और जब भी परचेस किया था तो उस पर लिखा हुआ था वारंटी है वो 2 इयर्स का है। कितने इयर्स का है? 2 इयर्स का वारंटी है। मैं नाम भी बता देता हूँ कंपनी का, सिस्का एलईडी बल्ब आपने सुना हुआ है, ठीक है। तो जो सिस्का एलईडी बल्ब है उसका जो बल्ब परचेस किया था, हमने 3 बल्ब परचेस किया था, क्लासेस के लिए परचेस किया था। और देखा कि आफ्टर 15 मंथ थोड़ा लोड शेडिंग वगैरह जब भी होता है ना, लाइट्स का फ्लक्चुएशन होता है, उस समय वो क्या हो गया, फ्यूज हो गया। अभी फ्यूज हो गया और उसका बॉक्स चेक किया हुआ था कि ये सिस्का एलईडी बल्ब के ऊपर तो 2 इयर्स का वारंटी होता है। तो जहां से उसे परचेस किया था, मैं पर्सनली वहां पर गया और उस शॉपकीपर को बोला, देखो ये जो बल्ब है ये फ्यूज हो गया है और इस पर 2 इयर्स का वारंटी लिखा था, अभी सिर्फ कितने मंथ हुए हैं, 15 मंथ हुए, ठीक है। तो स्टिल अभी भी ये क्या है, वारंटी में है। तो उस व्यक्ति ने क्या बोला, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, इस पे लिखा होता है 2 साल लेकिन मिलता है 1 साल के लिए ही है। तो मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, कंपनी जब लिख करके दे रही है 2 साल का वारंटी है तो आप 1 साल कैसे बोल सकते हो? तो उसने बोला नहीं ऐसा ही होता है, 1 साल का ही वारंटी मिलता है, कंपनी रिटर्न करती नहीं है, ठीक है ना। अब ऐसा सिचुएशन हो जाएगा तो क्या करेंगे, सोचो, ये तो सामने सामने क्या हो रहा है, ना बोल रहे हैं। तो मैंने क्या किया, सिस्का एलईडी बल्ब है उनको मैंने ईमेल डाला। तो ईमेल डालने के बाद वहां से कस्टमर केयर का नंबर आया, मैंने कस्टमर केयर के नंबर पे फोन किया तो उन्होंने पूछा बाकायदे कि कभी आपने परचेस किया था, कौन से शॉप से परचेस किया था। तो उन्होंने बोला कि नहीं हम लोग 2 इयर्स का वारंटी देते हैं, आप हमारे कंसर्न इंजीनियर से बात कीजिए, वो आपको करा के देंगे। तो फिर मैंने इंजीनियर को कॉल लगाया वहां पर। उस इंजीनियर ने बोला कि हम लोग रिपेयरिंग के लिए तो नहीं आ सकते, आप मेरी वो शॉपकीपर से बात करा दीजिए, मैं आपका प्रोडक्ट रिप्लेस करवा दूंगा। मैंने बोला ठीक है। तो मैं वापस से उस शॉप पे गया तो उस शॉप ओनर फिर से बोलने लगा, नहीं नहीं इसका 2 साल का नहीं 1 साल का ही वारंटी होता है। तो मैंने वो इंजीनियर से उसकी बात कराई। तो जब उसको कंफर्मेशन मिला तो जाके उसने क्या किया, वो जो बल्ब थे रिप्लेस करके दिए, अल्टीमेटली वो बल्ब रिप्लेस करके मिला। तो कई बार क्या होता है, सेलर ये एक्स्ट्रा तामझाम की वजह से हमारा काम करके देता नहीं है, बट आप प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करोगे, उसका कंप्लेन प्रॉपर अथॉरिटी से करोगे तो आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। समझ में आएगा? तो यहां पर वही लिखा है, सम टाइम कंज्यूमर इग्नोर द डिसऑनेस्ट एक्ट ऑफ द बिजनेसमैन विच एंकरेजेस अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। जब भी आप ऐसा कंज्यूमर इग्नोर करते हो, आपको मालूम है उसने ये अनएथिकल किया है, उसने ये बराबर नहीं किया है ना, वो डिसऑनेस्ट था, उसने ईमानदारी से काम नहीं किया, और आप जब उसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करते हो ना, तो ये उसको एंकरेज करता है। वो सोचता है कि ऐसे कस्टमर कुछ नहीं बोलते, मतलब मेरे को कभी कोई पकड़ेगा नहीं। लेकिन जब आप कंप्लेन करते हो तो वो थोड़ा कॉशियस हो जाएगा कि मुझको कस्टमर के साथ ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि कस्टमर कंप्लेन करते हैं। बात समझ में आई? अभी एक और एग्जांपल मैं इसमें देना चाहूंगा। आपने लगभग 5-6 महीने पहले एक एक्टर है राहुल बोस करके, राहुल बोस एक बार एक 5 स्टार होटल में गया था और उसने वहां पर अर्ली इन द मॉर्निंग, हेल्थ कॉशियस है वो बहुत, तो उसने फ्रूट ऑर्डर किया। और फ्रूट में क्या ऑर्डर किया, बनानास ऑर्डर किए। कितने बनाना ऑर्डर किए, ओनली 2। अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम पे उसको 2 बनानास चाहिए थे, उसने ऑर्डर किया। और वो बनाना का कॉस्ट, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लगभग 700 से 800 रुपए लगाए थे। कितना, 2 बनाना। और उसने क्या किया, उसका जो बिल है 5 स्टार होटल का 2 बनाना का, उसने क्या कर दिया, सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। अभी सोशल मीडिया पे वो अपलोड हो गया तो बहुत जगह ऐसे चर्चा होने लगी, 5 स्टार होटल में 2 बनाना जो लिया है उसका जो प्राइस है वो 800 रुपीज तक पहुंच गया। और 800 रुपीज तो था, उसके साथ उसके ऊपर क्या लगा दिया था, जीएसटी लगा दिया था। और ये बात किसको मालूम पड़ गई, टैक्स अथॉरिटी को मालूम पड़ गई। तो टैक्स अथॉरिटी ने जो होटल का मैनेजर था उसको शो कॉज नोटिस भेज दिया कि आप जो प्राइस चार्ज करते हो उससे हमको मतलब नहीं है, आप 800 चार्ज करो, 1000 चार्ज करो, 1200 चार्ज करो, लेकिन ये जो फूड प्रोडक्ट है, आपने जो रॉ फूड परचेस किया उसके ऊपर आप जीएसटी कैसे लगा सकते हो? तो आपने जो जीएसटी लगाया हुआ है अलग से जो 40-30 रुपीज होगा, उसके ऊपर कंप्लेन किया गया और फिर उनको 4500 रुपीज का पेनल्टी भरना पड़ा। किसको, होटल को। बात समझ में आई आपको? तो जो भी कुछ मैटर है, हो सकता है कि वहां पर होटल रॉन्ग नहीं था प्राइस ज्यादा चार्ज करने पे, 5 स्टार होटल है तो हो सकता है प्राइस बहुत ज्यादा हो, बट वहां पर उसने जीएसटी चार्ज किया था, ये रॉन्ग था। और ये कैसे मालूम पड़ा, तो राहुल बॉस ने तुरंत क्या किया, राहुल बॉस ने एक्शन लिया उसके खिलाफ, सोशल मीडिया पे डाला, अवेयरनेस क्रिएट किया, तो लोगों को पता चला कि ऐसा भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लेन फाइल करना चाहिए, उससे हमको झिझकना नहीं चाहिए। Don't hesitate while filing a complaint to the correct person, concerned person.
क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए हमको। कैसा होना चाहिए? क्वालिटी कॉन्शियस। मतलब आप हमेशा क्वालिटी के बारे में क्या रहो? जागरूक रहो, क्योंकि क्वालिटी आपको लॉन्ग टर्म में पे करता है। अगर आप इंफीरियर क्वालिटी सस्ते रेट में परचेस करते हो तो आप सेटिस्फाई नहीं रहोगे, है ना। अभी देखो कभी कभी कोई टी शर्ट्स वगैरह होते हैं, अभी 100 रुपीज के टी शर्ट मिलते हैं और 300-500 रुपीज के भी टी शर्ट मिलते हैं। तो सबका अलग अलग विचार हो सकता है। हाँ, मैं विचारों से भिन्न नहीं हूं, हो सकता है, डिपेंड अपॉन द कैपेसिटी ऑफ पे। कोई सोचता है कि 500 रुपीज में 5 टी शर्ट आ जाएगा, और कोई सोचता है कि अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, मेरे पास एक टी शर्ट रहेगा तो भी चलेगा बट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, है ना। अच्छा, इससे क्या होगा? तो दोनों की जो मेंटालिटी है वो अलग अलग है। यहाँ पर क्या है, कोई बंदा ऐसा सोच सकता है कि 500 रुपीज में 5 टी शर्ट है तो मैं डेली क्या कर सकता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट कलर के टी शर्ट वेयर कर सकता हूँ, और एक खराब हो जाएगा तो दूसरा चलेगा। दूसरा क्या समझ सकता है? वो सोच सकता है कि नहीं, 500 रुपीज का भले एक टी शर्ट होगा बट क्वालिटी टी शर्ट होना चाहिए, जिसको मैं पहनूं तो जिसका कलर फेड ना हो, वो हमेशा अच्छा दिखे, नया जैसा दिखे, उसको ऐसा लगता है। तो इट्स डिपेंड अपॉन योर चॉइस, बट ऑलवेज गो विद द क्वालिटी। क्वालिटी के साथ आपको जाना चाहिए, ठीक है। तो क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए आपको हमेशा। द कंज्यूमर शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ गुड्स। गुड्स की क्वालिटी आपको कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। दे शुड नॉट बाय इंफीरियर स्टफ आउट ऑफ ग्रीड फॉर लेस प्राइस। कम पैसे देख करके, सस्ता प्राइस देख करके, चीप मेंटेलिटी वाले कंज्यूमर कई बार ऐसा करते हैं, सस्ता है ना परचेस कर लो, बाद में क्वालिटी तो देखा जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, ऐसे फंस जाते हैं सेलर्स के जाल में, कम प्राइस देख करके प्रोडक्ट परचेस करते हैं और बाद में मालूम पड़ता है कि ये टिकाऊ नहीं है, चलता नहीं है, ड्यूरेबल नहीं है ना। If the consumers behave like this, there cannot be any protection for them for any sector. अगर कंज्यूमर ऐसा बिहेव करेगा, वो कॉम्प्रोमाइज करेगा क्वालिटी में, तो कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। आए दिन वो कहीं ना कहीं से उसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, सस्ते माल के चक्कर में, सस्ते प्रोडक्ट के चक्कर में कहीं ना कहीं वो एक्सप्लॉइट होता रहेगा, है ना। तो उसको हमेशा क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए। इट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर टू बाय क्वालिटी गुड्स। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? कंज्यूमर की, कि जो वो गुड्स परचेस कर रहा है वो क्वालिटी गुड्स होना चाहिए। इसके लिए जब भी वो गुड्स परचेस कर रहा है उसको चेक करना चाहिए उसके ऊपर आईएसआई मार्क है क्या, एग मार्क है, हॉल मार्क है, एफपीओ, फिर फसाई करके है, एक्सेट्रा, आर इंडिकेटिव ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ द गुड्स। तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर स्टैंडर्ड मार्क दिए हुए हैं, आप इसको चेक करोगे, अगर ये मार्क है तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है। ओके, नेक्स्ट, बी अवेयर फ्रॉम एक्सैगरेटेड एडवर्टीजमेंट। हम बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखते हैं जिसमें बहुत एक्सैगरेशन दिखाया जाता है। एक्सैगरेशन का मतलब बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, ओवरवेलमिंग करके दिखाया जाता है ना। प्रोडक्ट होगा कुछ, उसको दिखाएंगे कुछ। तो आपको ये समझना चाहिए, मतलब कई बार आप एडवर्टीजमेंट पे आंख बंद करके भरोसा मत कर लो। आप देखते हैं ना, फेयर एंड लवली का ऐड आता है, उसमें दिखाया जाता है कि कोई लड़की का फोटो ऐसा डाल दिया, 5-6 फोटो डाल दिया, लास्ट फोटो में वो ब्लैक रहती है और धीरे धीरे उसका जो फेशियल शेड रहता है, कलर, वो कम होते होते वो फेयर हो जाती है कि नहीं। तो अपने को समझ में आना चाहिए कि एडवर्टीजमेंट किस हद तक सही है, किस हद तक गलत हो सकते हैं। होता है कोई कोई एडवर्टीजमेंट ह्यूमर के लिए बनाया जाता है। हमने देखा था एक च्युइंगम आता है, आई थिंक हैप्पी डेंट करके, हैप्पी डेंट करके उसका एडवर्टीजमेंट आता था। वो च्युइंगम मुंह में डालता है और फिर दांत इतने सफेद हो जाते हैं कि उससे रोशनी आ जाती है, ट्यूबलाइट लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, एक टाइप का ह्यूमर है। कस्टमर को समझना चाहिए कि ये एक क्या कर रहे हैं, ह्यूमर डाला हुआ है एडवर्टीजमेंट में, ऐसा इन रियलिटी होता नहीं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो उसको हमको समझना चाहिए कि कहां पर एडवर्टीजमेंट एग्जैगरेट कर रहा है, और नहीं समझ में आता है तो उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। The seller informs the consumer about their goods and services through advertisement. तो seller अपने advertisement के थ्रू कस्टमर को अपने गुड्स और सर्विसेज के बारे में बताता है। Usually the seller exaggerate the quality of their goods in advertisement. तो एडवर्टीजमेंट में क्या बताता है, अपनी प्रोडक्ट का क्वालिटी बताता है, गुड्स का क्वालिटी बताता है, ठीक है। और कैसे बताता है, ओवर एक्सेगरेट करके, बहुत ही बड़ा चढ़ा करके बताता है। Therefore, it is the responsibility of consumer to identify the truth of the advertisement. तो advertisement का truth क्या है, आप ऐसे बुरे जाल में ना फंसे
है कि नहीं, ये आपको पता होना चाहिए, तो उसका आपको थोड़ा जांच पड़ताल करना चाहिए। जैसा मैंने लास्ट टाइम भी रेफरेंस दिया था, ऐसा एडवर्टीजमेंट आता है कि वजन घटाए बिना डाइटिंग किए, बिना कोई मेडिसिन लिए, ऐसा विद इन 15 डेज। अब 15 दिन में आप 20 किलो वजन कम करेंगे तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मालूम पड़ता है, लेकिन कोई ऐसा बता रहा है तो आपको उसको क्या कर लेना चाहिए, जांच पड़ताल। आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, है ना। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट रहते हैं मार्केट में, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं जिसका एडवर्टीजमेंट ओवर एग्जेगरेट करके बताया जा रहा है, बट आपको परचेस करते समय ये ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, डिमांड ऑफ इनवॉइस एंड गारंटी वारंटी कार्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपको किसी के खिलाफ कंप्लेन करना है, आपको कंज्यूमर कोर्ट में जाना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि क्या आपके पास बिल है, आपने जो गुड्स परचेस किया है या आपने जो सर्विसेज लिया है, क्या उसका कोई बिल आपके पास है, कोई प्रूफ है कि आपने वो लिया हुआ है सर्विसेज। विदाउट बिल आपको कहीं एंटरटेन नहीं किया जाएगा। बात समझ में आई आपको? तो ये वही चीज है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप कोई गुड्स परचेस करते हो, आपको सबसे पहले उसका बिल डिमांड करना है। बिल के साथ साथ अगर उस पर कोई गारंटी वारंटी है तो वो गारंटी वारंटी कार्ड भी आपको डिमांड करना चाहिए, और उसके ऊपर क्या कंडीशंस लिखे हुए हैं, किसके सिग्नेचर की जरूरत है, डेट डालने की जरूरत है कि नहीं, ये सारी जो फॉर्मेलिटीज है आपको कंप्लीट करनी चाहिए। ओके, कंज्यूमर शुड ऑलवेज आस्क फॉर इनवॉइस फॉर द गुड्स परचेस्ड, उनको बिल मांग लेना चाहिए। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर टू चेक डिटेल्स मेंशन ऑन द गारंटी वारंटी कार्ड। गारंटी वारंटी कार्ड के ऊपर जो डिटेल मेंशन है वो उसको प्रॉपरली चेक करना चाहिए, ठीक है। If the goods purchased are inferior quality, these documents are useful to settle all kinds of dispute with the seller. अगर गुड्स जो आपने परचेस किया प्रॉपर क्वालिटी का नहीं निकला, इंफीरियर निकला, तो आप क्या कर सकते हो, उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बिल ही नहीं है तो कोई आपका सुनने वाला नहीं है, कोई ये मानेगा ही नहीं कि आपने गुड्स परचेस किया था। बात समझ में आई? तो एक बार ऐसा हो गया कि एक मेडिसिन वाली कंपनी थी, और वो मेडिसिन वाली कंपनी ने टीवी में एडवर्टीजमेंट दिया कि ये आप मेडिसिन खाओ 1 महीने तक, और इनकेस अगर आपकी बीमारी दूर नहीं हुई, जो भी कोई पर्टिकुलर वो डिजीज के लिए था, अगर वो बीमारी दूर नहीं हुई तो आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है, आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे, सॉरी वापस नहीं कर दिए जाएंगे, आपको कुछ इनाम दिया जाएगा। कुछ उसके ऊपर इनाम रखा था कि अगर हमने जो मेडिसिन दिया है उसका असर आपके ऊपर नहीं होता है तो फिर आपको 10,000 रुपए इनाम दिए जाएंगे, ऐसा कुछ एडवर्टीजमेंट उन्होंने किया था। अब एक पर्सन ने जब उसको देखा तो उसने बोला ट्राई करना चाहिए, तो उसने क्या किया, मेडिकल से वो मेडिसिन परचेस किए और रेगुलर 30 डेज उसको खाया, और खाने के बाद भी उसने देखा इसमें कोई रिलीफ नहीं है। तो उसने कंपनी को बताया कि आपने जैसा आपने एडवर्टीजमेंट में बोला था कि अगर ये इसका असर नहीं होगा तो आप क्या देंगे, 10,000 रुपीज अपनी तरफ से देंगे, आपने ऐसा क्लेम किया था। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, आपने खाया होगा, इसका क्या सबूत है, हम नहीं मानते कि आपने खाया होगा 30 डेज तक। तो वो अपनी जुबान से पलट गया, जो एडवर्टीजमेंट किया था। तो बोले कि हमको विश्वास नहीं कि आपने खाया होगा, आपने परचेस किया होगा, अपने पास रख लिया होगा, खाया नहीं होगा, इसके लिए आपके ऊपर असर नहीं किया। तो ऐसा उसने वहां पर बताया। अब ये बात कहां पहुंची, उस व्यक्ति ने कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट ने पहला सवाल यही पूछा, आपके पास बिल है क्या? तो कस्टमर ने बोला हाँ, मेरे पास जितनी भी बार मैंने मेडिसिन परचेस किया सबका बिल मैंने में रखा हुआ है। तो कोर्ट ने डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया, बिल है, इसका मतलब उस कस्टमर ने कंज्यूम किया है। आप ये नहीं पूछ सकते कि क्या सबूत है, खाया था कि नहीं खाया था। और तुरंत उस मेडिकल नहीं, मेडिसिन कंपनी जो था उसके ऊपर एक्शन लिया गया और उनको और हाई पेनल्टी लगाया गया कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए। ये बात समझ में आई? तो यहाँ पर उसको क्या, किसका सपोर्ट मिला, बिल का सपोर्ट मिला, है ना। क्योंकि ऐसा घर पे जाके थोड़ी कोई दे सकता है आप मेडिसिन खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, उसके ऊपर कोई वॉच रखता है, नहीं रखता है। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने सीधा बोल दिया बिल, अभी कोई कस्टमर घर पे रखने के लिए मेडिसिन खरीदता है क्या? नहीं, बराबर है ना। तो यहाँ पर उसने सीधा सीधा ऑर्डर पास कर दिया कि बिल है, मतलब ये कस्टमर ने कंज्यूम किया है।
और जो कंपनी क्लेम कर रही थी उतना अमाउंट उसको देना पड़ेगा और कस्टमर को सताने के लिए और एक्स्ट्रा अमाउंट उसको भरना पड़ा। बात समझ में आई आप सबको? प्री प्लान्ड बाइंग, आप जो परचेस करते हो मोस्ट ऑफ द केसेस में परचेस कैसा होना चाहिए? परचेस प्री प्लान्ड होना चाहिए। प्री प्लान्ड इन द सेंस, देखो हमारा कंज्यूमर माइंड कैसा होता है आजकल की तारीख में, ये मॉल फिर सुपर मार्केट से बहुत ज्यादा क्यों चल रहे हैं? क्योंकि क्या होता है कई बार कस्टमर अनप्लान्ड बाइंग करता है। अनप्लान्ड मतलब वो मॉल में गया और जो चीजें उसको परचेस करनी थी ना उससे कहीं ज्यादा गुड्स वो परचेस करके ले आ जाता है घर पे। कैसे? उसके माइंड में सेट नहीं होता, देखेंगे उधर जाएंगे, देखेंगे जो चीज अच्छी लगी परचेस कर लेंगे, और इसकी वजह से क्या होता है ओवर कंजम्पशन हो जाता है। जो चीजें आपको नहीं चाहिए या उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, ये डिमांड को आप पोस्टपोन कर सकते थे, लेकिन वहां पर आपको दिखा, अच्छा लगा तो आपने परचेस कर लिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, पहला चीज तो आप जो अमाउंट सेव कर सकते थे वो सेव नहीं कर पाए। दूसरा, आपने ओवर बाइंग कर लिया, ज्यादा परचेस कर लिया। तीसरा, आपका जो रिसोर्सेस था वो क्या हुआ, वेस्ट हुआ, है कि नहीं? तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, प्री प्लान बाइंग करना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने से पहले आपको प्लानिंग कर लेना चाहिए। द इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर इज दैट दे शुड नॉट बाय इन हरी, नॉट बाय इन हरी, घाई घाई में आपको कुछ परचेस करना नहीं चाहिए। इट मीन्स दैट द कंज्यूमर शुड मेक एन एस्टिमेट ऑफ द गुड्स दे वांट टू बाय। आपको सबसे पहले एस्टिमेशन ले लेना चाहिए, है ना? देखो ज्यादातर प्रोडक्ट जो होते हैं जो थोड़े कॉस्टली नेचर के, जैसे सेलफोन वगैरह आप परचेस करते हो ना, तो ऑब्वियसली आप कॉशियस होते हो, आप 4 जगह पूछते हो, मोबाइल में चेक करते हो, अलग अलग वेबसाइट पे चेक करते हो, फ्रेंड से पूछते हो कौन सा अच्छा होगा। क्यों? उसका आप ज्यादा पे करे हो, 10,000 20,000 का आप एक अमाउंट उसके पीछे इन्वेस्ट कर रहे हो, है कि नहीं? बट जो छोटे छोटे प्रोडक्ट रहते हैं, 100 रुपीज 200 रुपीज, कई बार हम इग्नोरेंट रहते हैं। हाँ ठीक है ना, 100 रुपीज का 50 रुपीज का, लेकिन नहीं, पहले आपको क्या कर लेना चाहिए, उसके पीछे प्लानिंग कर लेना चाहिए। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, जहां पर भी आप सुपर मार्केट में जाते हो, मॉल वगैरह में जाते हो, तो आप पहले लिस्ट बना लो आपको क्या क्या चाहिए। आप पहले लिस्ट बना लो और वही प्रोडक्ट वहां से परचेस करो। इससे फायदा क्या होगा, आपको पता होगा आपको परचेस क्या करना है, आपका टाइम सेव होगा, आपका मनी सेव होगा। अदरवाइज क्या होगा, आप वहां पर जाके कंफ्यूज रहोगे, वहां पर जाके प्राइस कंपैरिजन करोगे, फिर प्रोडक्ट पसंद आया नहीं है, दूसरे का देख करके आप परचेस करोगे, है ना? तो आपको प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन मालूम नहीं होगी। तो यहाँ पर बोलने का मतलब यही है कि जो भी गुड्स आप परचेस करते हो तो आपको उसको पहले प्रॉपर स्टडी कर लेना चाहिए। It means that the consumer should make an estimate of goods they want to buy along with their quantity required. They should also take in consideration the place from where to buy the things. ये भी ध्यान देना चाहिए कि कहां से गुड्स परचेस करें, कौन सा सेलर अच्छा है ना? तो ऐसा सेलर आपको देखना पड़ेगा जो आपको एक्सप्लॉइट ना करे। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेलर को जब पता चलता है ना कि कस्टमर को धीरे धीरे मालूम पड़ रहा है और मेरे कस्टमर धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो वो भी कॉशियस हो जाता है कि मुझको कस्टमर को एक्सप्लॉइट करना नहीं है, ठीक से ट्रीट करना है कि नहीं? तो आप कहां से परचेस करें इसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। मिलकर के एफर्ट लेना चाहिए, साथ में मिलकर लड़ना चाहिए। कंज्यूमर शुड अंडरटेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स एंड सेफगार्डिंग ऑफ देयर इंटरेस्ट। हर एक कंज्यूमर का ये अधिकार है। क्या अधिकार है? कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे। तो उनको अपने राइट्स का जानकारी होना चाहिए और उसको वो प्रोटेक्ट करना चाहिए। उनके जो हितों की रक्षा वो खुद करना चाहिए। कंज्यूमर्स कैन वर्क फॉर एंड सपोर्ट एंड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर वेलफेयर। तो कंज्यूमर और क्या कर सकते हैं, वो सपोर्ट कर सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एसोसिएशन जो है, जो कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए काम करता है, उसमें वो सपोर्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइज्ड होकर के मिल करके अगर हम लोग कोई केस लड़े तो हमारे फेवर में डिसीजन आ सकता है। ठीक है, डन विथ पॉइंट नंबर 8, वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे
आप अपने आप को एज अ कंज्यूमर प्रोटेक्ट कर सकते हो। वेज एंड मीन्स है ना, यहाँ पर वेज एंड मीन्स मतलब कौन से ऐसे रास्ते हैं, कौन से ऐसे रिसोर्सेस हैं जिससे आप अपने आप को क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो एज अ कंज्यूमर। वी हैव enumerated several instances of exploitation and malpractices on the part of manufacturer, trader, dealer and service provider। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमने बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस देखे हैं जहां पर कस्टमर का एक्सप्लॉइटेशन होता है, किसके द्वारा, मैन्युफैक्चरर के द्वारा, ट्रेडर के द्वारा, डीलर्स के द्वारा। नाउ द क्वेश्चन अराइज एज टू हाउ कैन दिस बी एलिमिनेटेड। तो सवाल ये उठता है कि इसको हटाए कैसे, कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन हम लोग कम कैसे करें, रास्ते क्या है। द प्रिवेलिंग जुडिशियरी सिस्टम इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर। अभी का जो जुडिशियरी सिस्टम है, न्याय व्यवस्था है ना, वो प्रॉपर हेल्प नहीं कर पाता है। Therefore, there are various ways and means of consumer protection। तो अलग अलग तरीके हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। फर्स्ट क्या है उसमें, लोक अदालत। पहला क्या है, लोक अदालत। अभी लोक अदालत क्या करता है, लोक अदालत इज द इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल सिस्टम फॉर क्विक रिड्रेसल ऑफ द पब्लिक ग्रीवेंसेस। जो पब्लिक की शिकायतें हैं उसको सॉल्व करने के लिए एक सस्ता उपाय है, जहां पर हमको तुरंत का तुरंत क्या मिल जाता है, न्याय मिल जाता है। इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज पीपल्स कोर्ट। इसको क्या बोला जाता है, पीपल कोर्ट। इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट टू सेटल डिस्प्यूट्स बाय कॉम्प्रोमाइजेस। आप कुछ कॉम्प्रोमाइज करके क्या करो, डिस्प्यूट को सॉल्व करो। द एग्रीव्ड पार्टी कैन डायरेक्टली अप्रोच द अदालत विद ग्रीवेंसेस एंड इशू आर डिस्कस्ड ऑन द स्पॉट एंड डिसीजंस आर टेकन इमीडिएटली। तो आप डायरेक्ट लोक अदालत में जाकर के अपना जो भी मैटर है वहां पर बताओ और वो लोग उसको सुनेंगे, ठीक है ना, और तुरंत का तुरंत डिसीजन देंगे। रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट बाय लोक अदालत गेट्स स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन। तो इसमें क्या होता है, इसको एक कानूनी रूप से सही माना जाता है। अभी देखो जिससे पंचायत का डिसीजन होता है, आपने देखा ना पंचायत कैसा होता है, गांव के 5 प्रमुख लोग आ जाते हैं, वो लोग बैठे रहते हैं, फिर एक पार्टी जिसके साथ अन्याय हुआ है वो अपनी बात कहेगा, फिर दूसरी पार्टी अपनी बात बताएगी, फिर पंचायत उसका निर्णय करती है और उसको सोल्यूशन दे देती है। तो ये क्या होता है, ये स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिलता है, मतलब उसको लीगल रिकॉग्निशन, लॉ भी बोलता है कि ठीक है जैसा आपने किया है बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो लिखा है जैसे MSEDCL, MSRTC, रेलवे अथॉरिटी, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक एक्सेट्रा ऑर्गेनाइज रेगुलर लोक अदालत। तो इनकी लोक अदालत रेगुलर टाइम पर चलती रहती है। तो हर एक सेक्टर में लोक अदालत नहीं होता, बट यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया है कि ये लोग खुद का लोक अदालत रखते हैं, मतलब पीपल्स कोर्ट रखते हैं। वहां पर आप आइए, अपनी बात कीजिए, तो आपको सुना जाएगा, एग्रीव पार्टी को और दूसरी पार्टी को, दोनों में से जो भी डिसीजन निकल के आएगा आपको बताया जाएगा और उस हिसाब से उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो एक लोक अदालत हो गया। दूसरा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। पब्लिक लिटिगेशन मतलब क्या होता है, जनहित याचिका आप डाल रहे हो। जनहित याचिका में मतलब आपका हो सकता है उस पर्टिकुलर चीज से कोई कनेक्शन ना हो, बट लोगों का भला हो, इसके लिए आपने एक याचिका डाल दी, जिसको बोला जाता है जनहित याचिका। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मीन्स अ लिटिगेशन, अ लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ रिगार्डिंग अ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, एक एग्जांपल देता हूं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से थोड़ा हटके है। हाल ही में हमको पता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 था, ठीक है, तो वो जो आर्टिकल 370 है वो इलीगल तरीके से हमारे कानून के अंदर डाला गया था। अब जिन लोगों को उनसे परेशानी थी, ऐसे परेशानी तो सभी को थी, बट जो लोग जागरूक थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये पब्लिक इंटरेस्ट में डाला। ये जो लिटिगेशन है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसको कोर्ट में डाला कि ये जो आर्टिकल 370 है वो हटना चाहिए, बराबर है। तो यहां पर हो सकता है कि उनका इंटरेस्ट हो ना हो, वो उससे जुड़े हो ना हो, लेकिन पब्लिक जब उससे जुड़ी होती है तो आप उसके खिलाफ जनहित याचिका डाल सकते हैं। It is a legal facility under which any person can approach to the court of law in the interest of the society। तो समाज के भले के लिए कोई भी पर्टिकुलर ऑफिसर क्या कर सकता है, ऑफिसर हो या पब्लिक हो, जनरल पर्सन हो, वो ये जनहित याचिका डाल सकता है। Its aim is to provide legal remedy to
अंडर प्रेजेंटेड ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी, तो ऐसी सोसाइटी जिनका कोई देखने वाला नहीं है, जिनके लिए कोई लड़ने वाला नहीं है, इनके लिए आप जनहित याचिका डाल करके उनको सपोर्ट कर सकते हैं। द पार्टी विच इज नॉट रिलेटेड टू ग्रीवेंस कैन ऑल्सो फाइल कंप्लेंट। ऐसी पार्टी जिसकी खुद की कुछ शिकायत नहीं है, वो दूसरों के लिए क्या डाल सकता है? जनहित याचिका डाल सकता है। इट इज filed in the high court as well as supreme court directly in some cases। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर डायरेक्टली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये चीजें डाली गई हैं। ऐसा एक केस मुझको याद आता है, मैं बार बार उसकी तरफ रेफरेंस में देता हूं क्योंकि बार बार न्यूज़पेपर में उसको पढ़ने को मिलता है। जो ये फेयरनेस क्रीम होती है ना, जो लोगों को गोरापन देती है, तो इसके खिलाफ भी बहुत सारी जनहित याचिका डाली गई है कि जब कोई क्रीम किसी को गोरा नहीं बना सकती है ना, फेयरनेस जैसी कोई चीज नहीं कर सकती है, तो ये सब एडवर्टीजमेंट बैन होने चाहिए। और इसके खिलाफ कई बार क्या हो रही है, जनहित याचिका चलती है, कोर्ट में डिसीजंस वगैरह चलते रहते हैं। तो देखना आने वाले 3-4 साल में ऐसा भी रूल निकल जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर क्रीम्स होती हैं वो लोग अपना एडवर्टीजमेंट नहीं दिखा पाएंगे। बट क्या होता है, हमको मालूम है इसके पीछे बहुत सारा कमर्शियल इंटरेस्ट है, बहुत सारी कंपनी को लॉस होगा। इसके लिए क्या होता है कि कभी कभी कोर्ट भी क्या करती है, पार्शियलिटी करती है। तो ठीक है, कंज्यूमर का जागरूक होने का जब टाइम आएगा तब धीरे धीरे सबको ऑटोमेटिकली पता चलेगा। ठीक है, इट इज फाइल्ड इन द हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इन सम केसेस। तो बहुत सारे केसेस में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डाली गई है, या आप भी डाल सकते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 3, रिड्रेसल फोरम। रिड्रेसल फोरम मतलब ऐसा कोर्ट जहां पर आपकी सुनवाई होगी, आपको सुना जाएगा, है ना। तो यहां पर देखो दिया अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो ऐसे ओल्ड था, लेकिन उसको अभी 2019 में 2019 में क्या किया गया, रिनोवेट किया गया और न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया। अ सिस्टम हैज बीन सेट अप टू डील विद द कंज्यूमर ग्रीवेंसेस एंड डिस्प्यूट एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। तो 3 टायर मशीनरी बनाया, इसको बोलते हैं 3 टायर मशीनरी। 3 मशीनरी, एक क्या है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, दूसरी स्टेट लेवल पे और तीसरी नेशनल लेवल पे। ऐसी एजेंसीज बनाई गई है जिसमें जाकर के आप क्या कर सकते हो, अपनी याचिका डाल सकते हो। ठीक है, एनी इंडिविजुअल कंज्यूमर और एसोसिएशन ऑफ कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट विद रिस्पेक्टिव कमीशन डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड क्लेम फॉर कंसिडरेशन। तो कोई भी एक इंडिविजुअल होगा, पर्सन होगा, कोई ग्रुप होगा, वो अपनी कंप्लेन ले जाकर के, कौन सी कंप्लेन होनी चाहिए, लेकिन कंज्यूमर कंप्लेन होनी चाहिए, मतलब वो किसी सेलर के खिलाफ होनी चाहिए, है ना, ऑब्वियसली। तो जाकर के आप यहां पर अप्रोच कर सकते हो। द मेन एम ऑफ दिस कमीशन इज टू प्रोवाइड फॉर सिंपल, स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर्स ग्रीवेंसेस। तो इसका मेन एम क्या है कि कम खर्च में कंज्यूमर की सुनवाई हो और उसको न्याय मिले, और उसको न्याय के साथ में जो कंसिडरेशन है वो भी उसको प्राप्त हो। ठीक है, तो यहां पर आप जा सकते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे एलेबोरेट तरीके से बात करेंगे। कंज्यूमर फोरम क्या क्या है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम और नेशनल लेवल कमीशन। एज पर द एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल कैन बी सेट अप फॉर अ प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के जो अधिकार है उसको प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे काउंसिल्स बनाए गए हैं। बराबर है। 4th है अवेयरनेस प्रोग्राम। देखो, राइट की बात बता दी, एक्ट बना दिया, सब कुछ है, लेकिन जब तक कस्टमर को पता नहीं होगा कि उसके अधिकार क्या है, तब तक कुछ फायदा नहीं है। सबसे पहले तो कंज्यूमर को जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोर्ट में केसेस जाएगा, कितना लंबा जाएगा वी डोंट नो। और आपने एक बार एक्ट बना दिया और सब काम हो गया, ऐसा होता नहीं है। एक्ट बनाने के बाद लोगों को पता होना चाहिए कि उनके अधिकार क्या है। ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम इसके लिए चलाना बहुत जरूरी है। मतलब ऐसे आप कुछ एक्टिविटी करें जिसकी वजह से पता चले कस्टमर्स को कि उनके क्या अधिकार हैं। तो इंक्रीज द लेवल ऑफ अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड वेरियस पब्लिक मेजर्स, पब्लिसिटी मेजर। तो उसने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट किया। क्या किया? एडवर्टीजमेंट। स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलरली पब्लिशेस जर्नल, brochures, booklets and various posters
डिपेक्टिंग द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के क्या अधिकार है, इसके लिए उन्होंने बहुत बार ब्रोशर्स दिए, बुकलेट्स दिए, पोस्टर्स वगैरह बनाए, ठीक है। रिड्रेसल मशीनरीज etc. Several audio video program on consumer awareness are broadcasted on various channel, बहुत सारे चैनल पे मीडिया ने क्या किया है, ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जिसके अंदर पता चलता है कि कंज्यूमर को जागरूक कैसे बनाया जाए, कंज्यूमर का अधिकार क्या है कि 15th March is observed as International Consumer Right Day and 24 December is observed as National Consumer Day. तो ये दो दिन हम लोग भी सेलिब्रेट करते हैं, 15th मार्च और 24th दिसंबर, जो कंज्यूमर के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। तो इंटरनेशनल कंज्यूमर डे, राइट्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ऑन 15th मार्च और 24 दिसंबर, ताकि इस दिन एटलीस्ट लोगों को पता चले, है ना। हर बार हम लोग ये दिन को याद क्यों करते हैं, ताकि पब्लिक को पता चले एज अ कंज्यूमर उनका क्या राइट्स है। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन एक्टिव इन इंडिया टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट। ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए गए ताकि जो कंज्यूमर का इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। कंज्यूमर मूवमेंट इज वेल सेटल इन इंडिया एंड हेल्पिंग इंडिविजुअल टू सीक क्विक एंड एडिक्वेट रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस। तो बताया गया कि वेल सेटल है, इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है, लोग जाते हैं वहां पर कंप्लेन लेकर के। इट इज नेसेसरी टू स्ट्रेंथन कंज्यूमर मूवमेंट थ्रू आउट दी कंट्री। तो कंट्री में जो ये क्रांति चल रही है, कंज्यूमर मूवमेंट चल रहा है, इसको और मजबूत करने की आवश्यकता है, जरूरत है, ठीक है। कंज्यूमर वेलफेयर फंड, अलग से एक फंड क्रिएट कर दिया गया। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैज क्रिएटेड कंज्यूमर वेलफेयर फंड फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्ट्रेंथन द वॉलंटरी कंज्यूमर मूवमेंट पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया। तो ऐसे जो वॉलंटरी कंज्यूमर मूवमेंट चल रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट का उनको सपोर्ट हो ना हो, कुछ लोग खुद से तैयार हो जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके कि जहां कहीं पर भी कस्टमर के साथ में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे, उनके खिलाफ जो भी होगा वो केसेस लड़ेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट क्या कर रही है, सपोर्ट करती है, एक अलग से फंड क्रिएट करती है और उनकी हेल्प करती है, जो रूरल एरिया में काम कर रहे हैं, गांव इलाके में काम कर रहे हैं। दिस फंड इज यूज्ड फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन कंज्यूमर एजुकेशन। ये पैसे का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, ताकि हम कस्टमर को ट्रेन कर सकें और उनको एजुकेट कर सकें, वो कंप्लेन कैसे हैंडल करें, उनकी काउंसलिंग कैसे हो, गाइडेंस मैकेनिज्म कैसा होगा, ये सारी चीज के बारे में उनको क्या किया जाता है, हेल्प किया जाता है। प्रोडक्ट टेस्टिंग लैब एंड सो ऑन, ठीक है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट में अडल्ट्रेशन होता है, मिक्सिंग होती है, तो कई बार ऐसे एडवर्टीजमेंट में भी आता है कि आपका प्रोडक्ट प्योर है कि नहीं, आप उसको कैसे चेक करें, है ना। बहुत बार हनी के लिए होता है या स्पाइसेस के लिए होता है, टी पाउडर के लिए होता है, कि आप घर बैठे कैसे चेक कर सकते हो प्रोडक्ट राइट है कि नहीं। ये चैप्टर के एंड में भी आप देखोगे ना, तो कुछ तरीके आपको बताए गए हैं, आप अपने घर में भी चेक कर सकते हो कि आपके पास जो प्रोडक्ट अवेलेबल है वो प्योर है या उसमें अडल्ट्रेशन है, ठीक है। कंज्यूमर वेलफेयर फंड, अच्छा हमने ऊपर का पॉइंट पढ़ दिया लगता है, ठीक है। कंज्यूमर वेलफेयर फंड में हम लोग क्या थे, हमने देखा यहाँ पर कि जो गवर्नमेंट है वो भी क्या करती है, अलग से उसने फंड क्रिएट किया हुआ है और इस सारी चीजों में वो हेल्प करती है, जो खुद से आकर के कस्टमर की मदद करते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव मेजर। लेजिस्लेटिव मतलब कानूनी तौर पर, कानूनी तौर पर कौन से ऐसे कानून हैं जो कस्टमर की मदद करते हैं। अ नंबर ऑफ लॉ हैव बीन एनेक्टेड इन इंडिया टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लॉ बनाए गए। तो उसमें से कुछ लॉ कैसे हैं, पहला है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर एक्ट 1956, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1969, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो ये कुछ एक्ट हैं जो कंज्यूमर की मदद करते हैं, ठीक है। These are the some number of laws safeguard the interest of the consumer, but these act could not provide complete and just fair justice to consumer. तो सिर्फ ये एक्ट फेयर जस्टिस प्रोवाइड कर पाते नहीं है, इसके लिए एक अलग से एक्ट बनाया गया। Therefore, an exhaustive, exclusive act has been advocated in the form of Consumer Protection Act 2019। तो 2000
2019 में ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नया लाया गया। एक्चुअली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पहले भी था, बट उसको रिनोवेट किया गया, उसमें चेंजेस किया गया, और अब ये हो गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो आपके सामने है। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. The Consumer Protection Act 2019 received the assent of the President on 9th August 2019. मतलब प्रेसिडेंट ने इसको हाँ कब बोल दिया, स्वीकार कब कर लिया, सैंक्शन कब कर दिया, 9th August 2019. It shall come into force on such date as the central government may by notification appoint, and different date may be appointed for different state and for different provision of this act, and any references in any such provision to the commencement of this act shall be construed as reference to the coming into force of that provision. मतलब क्या है कि 2019 में ही 9 अगस्त को इसको सैंक्शन तो मिल गया, बाकी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है कि कब उसको नोटिफाई कराए और कब उसको रूल में लेकर के आए। ठीक है, the central government initially passed the Consumer Protection Act on 24th December 1986. देखो मैंने बोला ना प्रीवियसली भी कंज्यूमर एक्ट था, कब था, 1986 वाला 24th December. In 2019, Ministry of Law and Justice has proposed new act. 2019 में नए लॉ को क्या किया गया, प्रपोज किया गया, Consumer Protection Act 2019, which has received the assent on 9th August 2019. ऊपर यही बात की गई। This act made provision for establishment of consumer dispute redressal agencies known as district commission at the district level, state commission at the state level, and national commission as an apex body. Apex body मतलब सर्वोत्तम न्यायालय जो होता है ना, न्यायालय, उसको हम लोग बोलते हैं एपेक्स बॉडी। ठीक है, तो सबसे जो बड़ी बॉडी है इसकी, पहला कौन सा आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, फिर उसके बाद स्टेट कमीशन स्टेट लेवल का, और तीसरा नेशनल कमीशन। तो नेशनल कमीशन हायर कमीशन है एट द सेंट्रल लेवल। द एक्ट कवर्स ऑल कंप्लेंट्स विथ रिलेवेंट मर्चेंडाइज और सर्विस एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो ये एक्ट के तहत सारे के सारे जितने भी मर्चेंडाइज वगैरह है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होते हैं, सब उसके अंदर कवर होते हैं। तो एक एक करके हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। हालांकि ऊपर क्या बात की गई, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है कि ये जो 2019 का एक्ट है ये कब लागू होगा, कब से लागू होगा, और अलग अलग स्टेट में इसके अलग अलग क्या हो सकते हैं, टाइमिंग हो सकते हैं। यहाँ पर पता है ना, डिफरेंट प्रोविजन हो सकता है, वो स्टेट के हिसाब से हो सकता है, डिफरेंट स्टेट फॉर डिफरेंट प्रोविजन। तो अलग डेट हो सकता है, कहां पर कब लागू हो, दैट डिपेंड्स ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब तक वो लागू नहीं होता तब तक क्या लागू है, जो पुराना एक्ट है 24 दिसंबर 1986 वाला, वही एप्लीकेबल है, वही चला रहे हैं अभी। ठीक है, तो उसके तहत हम देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन। तो इसके बारे में पहले हम लोग को पता करना होगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन होता क्या है। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप जाकर के जहां पर केस फाइल कर सकते हो। ठीक है, अभी जैसे मुंबई के अंदर हम लोग बात करें तो जो एरिया है मुंबई का उसको डिवाइड कर दिया गया। ठीक है ना, तो हमारा जो एरिया आता है वो सबर्बन मुंबई में आता है। कौन सा, सबर्बन मुंबई। तो उसका जो केसेस है ना, तो बैंड्रा कोर्ट में लड़ा जाता है। कहां पर, बैंड्रा में एक कंज्यूमर कोर्ट है। ठीक है, तो वहां पर आप जा सकते हो, मैं कई बार वहां पर गया हूं, विजिट किया है, तो वहां पर आप जा सकते हो, अपना केस फाइल कर सकते हो। आप समझ सकते हो कि जो एरिया दादर के आगे का है उसके लिए आपको फिर परेल जाना पड़ेगा। परेल में एक कोर्ट है, वहां पर आप जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कमीशन। मीनिंग अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन at each district established by the state government is known as district commission। तो स्टेट गवर्नमेंट ने इसको बिठा के रखा है ये कमीशन को। ईच डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। हर एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कौन कौन होगा, तो ध्यान दो कौन कौन है। अब ये क्वेश्चन कैसा बन जाता है, ये डिस्टिंग्विश में आपको पूरा आएगा कि वहां पर कितने लोग होते हैं। तो उसमें कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। अ पर्सन हु इज सिटिंग और रिटायर्ड और क्वालिफाइड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज। ऐसा पर्सन जो या तो रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हो या क्वालिफाइड हो उसके लिए, ठीक है ना,
या ऑलरेडी एक डिस्ट्रिक्ट जज हो, इसको हम लोग एज अ प्रेसिडेंट वहां पर नियुक्त कर सकते हैं। मेंबर कौन बनेगा? not less than two or more, two and not more than such number of members as may be prescribed in consultation with the central government। तो दो से कम नहीं होने चाहिए, या जितना सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोले, सेंट्रल गवर्नमेंट सपोज 5 बोला, तो आप 5 मेंबर से ज्यादा नहीं रख सकते, सपोज है। वो डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, वो डिस्ट्रिक्ट कितना बड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बराबर है। टेन्योर, any person appointed as president or a member of the district commission shall hold office as such as president or as a member till the completion of his term for his which he has been appointed। तो कब तक प्रेसिडेंट रहेगा? जब तक के लिए उसको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। These members will hold office for a term of 5 years, और ये मेंबर 5 साल के लिए ऑफिस को क्या करेंगे? हेल्ड करेंगे। उसके बाद वो क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे। और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्ली, या तो उनकी एज 65 साल हो गई पहले तो पहले रिटायर हो जाएंगे, या तो 5 साल को उनको टाइम मिलेगा इसको गवर्न करने का, बराबर है। तो किसकी बात की? मेंबर की बात। अच्छा, मेंबर बनने के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? द मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। उसका एज जो है एटलीस्ट 35 ईयर्स का होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कब से कब तक काम किया जा सकता है। एज यहाँ पर क्या दिया था? 65, मतलब आपका जो एज है वो 35 से 65 के बीच होना चाहिए, ठीक है ना। 65 के ऊपर गए तो रिटायर हो जाओगे, और 35 के नीचे रहोगे तो आपको लेंगे ही नहीं। एजुकेशन, दे शुड पोसेस अ बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो उनका बैचलर डिग्री हो जाना चाहिए, मतलब जिसको हम लोग TY BCom बोलते हैं, या जो भी कोई पर्टिकुलर फील्ड है, नॉट नेसेसरी कि कॉमर्स से हो, आर्ट से भी हो सकता है, साइंस से भी हो सकता है, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से उनको बैचलर की डिग्री मिली होनी चाहिए। एक्सपीरियंस, दे शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज एंड एटलीस्ट 10 years एक्सपीरियंस इन डीलिंग विथ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। तो उनको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इकोनॉमिक, लॉ, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक अफेयर्स, ये जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क है उनका इसमें 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वो सब जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो लास्ट 10 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखा कि पहला एज बार रखा गया, एज बार कितना रखा गया? 35 इयर्स ऑफ एज, 35 इयर्स। एजुकेशन, एजुकेशन क्या बोला? कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और एक्सपीरियंस क्या बोला? 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक, लॉ, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इंडस्ट्री एंड पब्लिक अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, इसका स्कोप कितना है, एरिया कितना है, कितना एरिया ये कवर करेगा, मतलब कौन कौन आकर के यहाँ पर कंप्लेन कर सकता है। तो टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज एंटायर डिस्ट्रिक्ट, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग, जहां पर ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन बनाया गया है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग आकर के यहाँ पर कंप्लेन डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका एरिया ऑफ स्कोप है, एरिया ऑफ ज्यूरिडिक्शन है। मॉनिटरी ज्यूरिडिक्शन, मॉनिटरी ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर इसको डिवाइड किया गया है कि कौन से कस्टमर यहाँ पर आ सकते हैं, ताकि क्या हो सके, केसेस को जल्दी से जल्दी हम लोग सॉल्व कर सके। तो बहुत ही अच्छा तरीका निकाला है इसके अंदर। मॉनिटरी ज्यूरिडिक्शन मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव ज्यूरिडिक्शन टू एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, है ना। मतलब अगर आपका कंप्लेन 1 करोड़ के अंदर का है तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आ सकते हो, लेकिन अगर आपका कंप्लेन 1 करोड़ से ज्यादा, मतलब कस्टमर का जो वैल्यू है वो 5 करोड़ का है, 20 करोड़ का है ना, तो वो आगे वाले फोरम में जाए। कहां पर जाए? वो स्टेट कमीशन में जाए या नेशनल कमीशन में जाए। अगर आपका केस 1 करोड़ से कम का है तो ही आप यहां पर आ सकते हो, बराबर है। तो ऐसे इसको सेग्रीगेट किया गया है, तो ये हमको ध्यान रखना है। यहाँ पर 1 करोड़ की बात की गई है, डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। अपील, तो जस्ट लास्ट 3 पैराग्राफ हम लोग फिनिश करते हैं। अपील, कौन अपील कर सकता है? एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कमीशन may prefer an appeal against such order to the state commission
within a period of 45 days from the date of the order in such form and manner as may be prescribed. क्या बताया? कोई भी पर्सन जो एग्रीव्ड है बाय द एन ऑर्डर मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, मतलब क्या है? कोई ऐसा पर्सन जिसने डिस्ट्रिक्ट कमीशन में केस लड़ा था लेकिन उसको न्याय नहीं मिला, मतलब उसके सपोर्ट में ये डिसीजन नहीं आया और वो चिढ़ा हुआ है, एग्रीव्ड है, अभी भी उसको शिकायत है, तो वो क्या कर सकता है? वो स्टेट कमीशन में कंप्लेन कर सकता है। क्या कर सकता है? स्टेट कमीशन में कंप्लेन कर सकता है, लेकिन वो कंप्लेन कितने दिन में होनी चाहिए? विद इन 45 डेज में होनी चाहिए, 45 दिनों के अंदर होनी चाहिए। कब से 45 दिन? जब से डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने क्या दिया था? ऑर्डर दिया था। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। State government by notification may make rules about qualification, method of recruitment, term of office, resignation and removal of president and member of district commission। तो ये यहाँ पर पूरा स्टेट गवर्नमेंट का चलेगा, किसके ऊपर? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऊपर। कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकता है, रूल्स बना सकता है, किससे रिलेटेड? कि जो मेंबर है उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा, किस तरीके से हम उनको रिक्रूट करेंगे, मेथड क्या होगा, कितने साल के लिए ये ऑफिस को हैंडल कर सकते हैं, ये सारी चीजें कौन डिसाइड कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकता है। ठीक है। However, any person already appointed as a president or member of district commission immediately before the commencement of this act will remain on the same post till the completion of his term। क्या बताया? एनी पर्सन ऑलरेडी अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट, अगर कोई पर्सन पहले से ही प्रेसिडेंट के तौर पे या मेंबर के तौर पे क्या हो गया? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अपॉइंट हो गया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। हम कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं? न्यू एक्ट जो है ना 2019, तो उसके पहले अगर कोई प्रेसिडेंट आया हुआ है तो वो उस पद पर बना रहेगा जब तक उसका कार्यकाल खत्म नहीं होता। मतलब उसका कार्यकाल 5 साल का है ना, और समझो उसके अंदर 2 साल बचे हुए हैं और नया एक्ट लागू हो रहा है, तो वो 2 साल खत्म होने के बाद ही नया एक्ट उसके ऊपर लागू होगा। समझ में आ गया सबको? तो यहां पर हमने आज डिस्ट्रिक्ट फोरम फिनिश किया है। रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल डू इन दी नेक्स्ट लेक्चर।